हमने सबसे पहला काम ये किया, नफरतें ख़त्म की। हम ईदी साहब वाले फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी से उसका मसलक मज़हब नहीं पूछते। अगर ऑरेंज ट्रेन पूरे पाकिस्तान में चली, कराची में तो ऑरेंज प्लेन चलना चाहिए था ना। हमारे 100% ये प्लान है कि हम आगे जाके अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगाएं और रियासत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करें। इस शहर में आपको ज़रूरतमंदों का एहसास करने वाले तो नज़र आ ही जाएंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। जियो डिजिटल की टीम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही है जिसे भूखे को खाना खिलाए बगैर सुकून नहीं मिलता, जिसे किसी परेशान फ़र्द की मदद किए बगैर खुशी नहीं मिलती, जो ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनता है। मैं हूँ हिना दीदार और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास से। ज़फ़र साहब, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ज़फ़र अब्बास है कौन? कराची के 80% जो लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, रोडों पे मोटरसाइकिल पे सफ़र करना, पूरी पूरी फैमिलीज़ का सफ़र करना, उन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजारी है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ा है, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। वो सारे हालात जो एक आम आदमी झेलता है, वो उन सारे हालात को झेलते हैं और आज भी झेल रहे हैं। क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि आप एक समाजी रहनुमा बनना चाहते हैं? जो हम पैदाइशी रज़ाकार हैं, हमें हर चीज़ नज़र आती है। हम किसी तकरीब में जाते हैं तो उस तकरीब में हमें उस तकरीब के जो मेज़बान हैं उनके हुलिये से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वेटर जो बेचारे वहाँ पर दरवाजे पे खड़े होकर आपको ज़बरदस्त किस्म का सलूट मार रहे हैं, जो अपना ताज सीधा करके और आपके सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें उनका दर्द नज़र आ रहा होता है। हमें नज़र आ रहा होता है वो क्यों इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके पीछे उनके बच्चों की भूख है, इसके पीछे उनके घर का किराया, क्या मुश्किलात हैं। वो फटे हुए जूते पहना हुआ, एक कोट पैंट पहना हुआ वेटर जो है बेचारा, वो क्यों इतना भाग भाग के खिदमत कर रहा है। वो सिर्फ वो बेचारा कि जाते हुए आप जो जिस फैमिली का प्रोग्राम है वो 500 रुपये उसको दे के चले जाएँ, 15,000 रुपये महीने के बन जाएंगे। तो वो हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ, ये भी नज़र आ रहा होता है कि कोई शख्स अपने सगे बहन भाइयों को इसलिए स्टेज पे नहीं बुला रहा शादी में कि उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, या वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका उस लेवल का नहीं है। वो इसलिए स्टेज पे नहीं बुला रहा अपनी सगी बहन को और उसके बच्चों को, उसके बच्चों में एक बच्चा डिसेबल है। तो हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये फ़र्क होता है एक आम समाजी जो जिसको आप बोलेंगे रज़ाकार बोलें, उसके देखने में और एक आम आदमी के देखने में बहुत फ़र्क होता है। ज़फ़र साहब, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था कि जब आपने सोचा कि आप फलाही कामों की तरफ आना चाहते हैं और अपने शहरियों की मदद करना चाहते हैं? इस शहर में पैदा होने वाला कोई भी शख्स इसलिए बुढ़ापे में भीख मांग रहा है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसकी पेंशन नहीं है। तो उसके लिए रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं। बच्चा बेटा खुद प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो 30,000 रुपये में अपनी बीवी और बच्चों को खिलाएगा या बाप को देगा? तो ये मुश्किलात, ये हालात देख देख के तो ये सारे कदम फिर बोल्ड स्टेप्स उठाए। इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना लोग समझते हैं शायद, लेकिन हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम तो अपने तौर बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं, लेकिन हम ईदी साहब वाले फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी से उसका मसलक मज़हब नहीं पूछते। क्या कभी इन सब कामों में आपको कोई थ्रेट मिला या कोई रुकावट बनी या कोई दुश्मनी, किसी चीज़ की वजह से आपको कुछ कहा गया कि आप क्यों इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये आपका काम नहीं है, हुकूमत इसके ज़िम्मेदार है, मसाइल हल करना हुकूमत का काम है? आप रोकें किसी हुक्मरान की गाड़ी, रोक के तो दिखाएं। वो अपनी 5 करोड़ रुपये की गाड़ी में जा रहा है, आप रोकेंगे? रोकें। उसके गार्ड इतनी पिटाई करेंगे, सांप की गाड़ी को हाथ कैसे लगाए? तो बात ही जहाँ इतना ख़तरनाक निज़ाम हो, हुक्मरान और आवाम में इतना बड़ा गैप हो, वहाँ आप फिर लोगों के हुकूक़ के लिए बाहर ही निकलते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम लोगों के हुकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं। तो बहुत मुश्किलात हैं, काम करना इतना आसान है नहीं। हम भी चाहें चौरंगियों के ऊपर दस्तरखान लगा दें और उसके बाद कह दें जी जो कुर्सी टेबल पे बैठेगा सिर्फ उसको रोटी मिलेगी, तो 3 घंटे में 100 रोटी ख़त्म नहीं होगी। 20 कुर्सियाँ, एक उठेगा तो दूसरा बैठेगा ना। हमने हर दस्तरखान पे लिखा है कि जितना खाना पार्सल चाहिए लो और जाओ। मैं कहाँ से अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगा, फुटपाथ पे बैठा के खाना खिलाऊँगा? मुझ में इतना हौसला नहीं है। मैं 6 दिन भूखा रहूँगा, अपने मोहल्ले में किसी से बीवी जाके मांग लेगी, बेटी मांग लेगी जाके, रोड पे बैठ के नहीं खाने का मुझ में हौसला। तो हमने अब बंगले ले लेके उसके अंदर रेस्टोरेंट बनाने शुरू कर दिए। लोग आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, तूफ़ान हो, डिज़ास्टर हो या कोई ब्लास्ट हो, आप हर जगह पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों की आवाज़ बनते हैं। क्या इन सब दौरान आप अपनी फैमिली को वक्त देना मुश्किल समझते हैं? किस तरह आप ये सब मैनेज करते हैं? मैं आपसे पूछूं आप किसके लिए जीती हैं, तो अगर आप शादीशुदा होंगी तो आप बोलेंगे मैं अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। अगर आप शादीशुदा नहीं होंगी तो आप बोलेंगे मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जीती हूँ। मेरी ये दुनिया है, मेरी ये ज़िंदगी है, उनकी खुशी मेरी खुशी है, मेरा गम उनका गम है, उनका गम यही है ना।
तो इसी तरह मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा मेरी खुशी मेरे लोग हैं, मेरा माशरा है। कराची में बढ़ते जराइम की वजह आप क्या समझते हैं? जब तक बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कोई मजबूत हिकमत अमली के साथ नहीं उतरेंगे, हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारा क्लास फेलो जिसने हमारे साथ डिप्लोमा किया है, जब वो हमारे बराबर में आगे रक्षा रोकता है और हमें देख के पहचान जाता है, हम उसको तो अपना मुंह मोड़ लेता है दूसरी तरफ। ये हाल किया हमने मास्टर्स और ग्रेजुएट लोगों का। रक्षे चला रहे हैं, 10 सवारी वाला रक्षा, बाजी बैठ जाओ 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ये यहाँ ला के छोड़ा है हमने कराची वालों को। बड़ी ज़्यादती है। मैं जाता हूँ लाहौर जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऑरेंज बस चल रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है। कराची इतना अच्छा टैक्स दे रहा है, 69% रेवेन्यू देता है कराची। देखो पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे उस वक्त अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ मेरे शहर में अभी ग्रीन बस शुरू हुई और हर चौक पे पथराव हो रहा है। कौन पथराव कर रहा है? पकड़ो। अगर ऑरेंज ट्रेन पूरे पाकिस्तान में चली, कराची में तो ऑरेंज प्लेन चलना चाहिए था ना। 90% सिंध का रेवेन्यू और 69% पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू देने वाला शहर, वहां पे बसें ही नहीं है आपके पास, चिंची चल रहे हैं। यहां पर ना आपके पास सड़कें हैं। आप आइए 5 स्टार, आप आइए इधर सखी हसन से लेकर वाटर पंप तक, आपकी गाड़ी तबाह हो जाएगी पूरी। रोड ही नहीं है तिनट्टी से गुरु मंदिर तक का। आज चौथा महीना शुरू हो गया, कोई बात करने को भी नहीं तैयार इस टॉपिक के ऊपर। कोई नहीं करेगा आपसे बात, कहेंगे ये कराची वाले, इनके साथ यही होना चाहिए। क्यों ये नहीं बता रहे। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि आपकी टीम जेडीसी फाउंडेशन बहुत मुतहरिक नज़र आई। क्या मुश्किल था कोविड के वक्त ये फलाही काम करना, या आपने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी फैमिली के साथ महफूज अपने घर पे रहूं जिस तरह दीगर लोग रह रहे हैं? जिस वक्त पहला कोरोना का मरीज़ पाकिस्तान में आया और जिस वक्त पहली कोरोना की कैंपेन शुरू हुई कि भाई वो ताफ्तान बॉर्डर से यहाँ ला रहे हैं, सखर ला रहे हैं, और उसके बाद से लेकर जेडीसी ने अपना किरदार शुरू किया और पूरा 1 साल सखर वाला सेंटर, उसके अंदर फिर वो पहले जो ताफ्तान से ग्रुप्स आए वो, फिर तबलीगी जमात के लोग, फिर उसके बाद वो पूरे सिंध के मरीज़ जो वहाँ मूव हुए, और फिर उसके बाद कराची एक्सपो सेंटर आज तक 2 साल से ऊपर हो गया, ये पूरा खाना इसका सब कुछ जेडीसी कर रही है। हमने देखा उस वक्त के अस्पतालों के मज़े आ गए थे कि जी एक मरीज़ का एक रात का 1,40,000। हमने अपील की कि किसी के पास ज़मीन है हमें दो, हम फ्री अस्पताल खोलेंगे। हुनैत लाखानी साहब ने ज़मीन दी, 12 दिन के अंदर हमने खोल दिया फ्री अस्पताल। पौने 2 साल उसने काम किया, रुपया किसी से नहीं लिया। SDU ICU एमरजेंसी फ्री, मतलब 15 दिन मरीज़ रहे वेंटिलेटर पे, वापस आए घर जाए, 1 रुपया चार्ज नहीं किया। हमने देखा कि राशन पूछ पूछ के दिया जा रहा है कि तुम मेरे हो कि तुम गैर हो। हमने ऐलान किया कि सिर्फ लेटर हेड लाओ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मोहल्ले का नाजिम, सियासी पार्टी का लेटर हेड, किसी बेकरी वाले का, किसी पान शॉप का लेटर हेड ले आओ, पर्चे पे लिख के लाओ, जितना लिखा हुआ ले जाओ। मिसाल कायम कर दी। एशिया में इससे बड़ी राशन ड्राइव नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हुई राशन ड्राइव। 30,000 राशन के बोरे रोज आना बटे हैं, 4 महीने 10 दिन तक। हमने किसी को मना नहीं किया, हमने खुल के करो, लोगों की जानें बचानी है, हमने खाना पहुंचाना है उन तक। आप सियासी पार्टी में आप राशन लें, अपना बोरा चढ़ाएं, इसके ऊपर बांटें। तो हमने तो काम बड़ा खुल के किया। उसके बाद जब वैक्सीनेशन का दौर आया तो उस वक्त कौन सबसे पहले उतरा? जितने सिंध गवर्नमेंट के बड़े कैंप लगे, वो जो राशिद लतीफ़ एकेडमी में लगा, कोरंगी में पूरा ड्राइव थ्रू इतना बड़ा 1 महीना 1.5 महीना चला, उसके अलावा पंजाब ग्राउंड, उसके अलावा सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड, सब हमने लगाया। सारे अखराजात जेडीसी ने बर्दाश्त किए, सिर्फ किस लिए? लोगों का आसानी हो जाए। लोग एक्सपो सेंटर में 9-9 घंटे नहीं खड़े सकते लाइन में, आपके मोहल्लों में लग रहा है, लगवाओ। आपने मोबाइल रेस्टोरेंट शुरू करने का कैसे सोचा? एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 12,000 रुपये होती है। कोई मिनिस्टर जी के दिखा दे 12,000 रुपये, एक दिन गुजार के दिखा दे, चले महीना, यानी 6,000 रुपये का कौन सा घर होगा रेंट पे? क्या होगा मुझे नहीं मालूम। किसी कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलती भाई, इतनी सी बाउंड्री देते हैं, आपको कपड़े की छत खुद बनानी पड़ती है, उसका रेंट है 8-8 हज़ार रुपये। फिर उसी में खाएगा भी, उसी में पिएगा भी, उसी में आएगा भी। इसीलिए मैंने हर ऑफिस दफ्तर के नीचे जो बड़े बड़े इलाके हैं, आइए चंडीगढ़ रोड ले लें, शारा फैसल ले लें, आप जहाँ भी इस तरह के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ले लें, मैंने वहाँ पे कंटेनर खड़े करके 10-10 हज़ार पैकेट दे दिए हैं। बांटो भाई। ये सिक्योरिटी गार्ड्स अगर खाना भी खा लेंगे 100 रुपये का, 3,000 का महीना, तो ये घर में क्या दे रहे हैं? और अपनी जिंदगी दाव पे लगा के बैठे हैं गन पकड़ के। क्या हुआ जी? बैंक में थे क्लर्क, बूढ़े हो गए, निकाल दिए गए वहाँ से, 35,000 तक कमाया, अब बूढ़ी बीवी घर में, तो क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड लगे। अरे अंकल, आप तो पूरी जिंदगी बैंकर थे, बेटा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। क्या कर रहे हैं? जिनके बच्चे आ रहे हैं उनके दरवाजा खोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमर में दर्द है फिर भी पूरे दिन यही काम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम खाना तो फराहम कर दें। अच्छा ज़फ़र साहब, हमने ये भी देखा है कि जेडीसी की जानिब से हर साल रमज़ान में एक बड़े पैमाने पर सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, तो इस साल आप लोगों के कैसे इंतज़ामात रहेंगे? रमज़ान में अफ्तारी तो हम पिछले 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से करा रहे हैं। सहरी हमने शुरू की थी 2017 में, 2 साल कराई, उसके बाद कोविड की वजह से इजाज़त नहीं मिली। इस साल इजाज़त मिल जाएगी क्योंकि अब इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम मोहब्बत के बयानियों को फैला रहे हैं। हमारी कोशिश है, हम उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब है। असल चीज़ सहरी नहीं, असल चीज़ है मोहब्बत का बयानिया।
हम जब 4 मुख्तलिफ जहन के लोग एक साथ बैठ के थाल में खाना खा रहे होते हैं, एक बड़ी सी मुर्गी रखी हुई है, मोहब्बत से हर कोई एक दूसरे को बोले नहीं आप लें, वगैरह नहीं आप लें, और वहाँ आपके साथ कैन सर्व हो रहे हैं, आपके लिए मिल्क शेक भी है, आपके लिए चाय भी है, और जब आप 4 लोग उठते हैं, आप चारों के पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर होता है, तो ये मोहब्बत है ना। तो हम इस पे काम करें। JTC के आगे जाकर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? मज़ीद कराची वालों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए JTC क्या खिदमत करना चाहता है? हमारे 100% ये प्लान है कि हम आगे जाके अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगाएं और रियासत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करें। क्या आपको लगता है कि JTC का जो अब तक का सफ़र रहा है इस सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट ला सके हैं या कोई फ़र्क ला सके हैं? हमने सबसे पहला काम ये किया, नफ़रतें ख़त्म। हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी तबके में खड़े हो जाते हैं जाके, लोग कभी हमसे कोई नहीं कहता यार हम तो पख्तून हैं, या हम पंजाबी हैं, हम सराइकी हैं, हम सिंधी हैं, हम गिलगिती हैं, हमें तो सब बुलाते हैं। हम जाते हैं, हमें वो अपने ही नज़र आ रहे हो, तो हम तो लोगों को जाके ये शऊर दे रहे हैं कि भाई इंसानियत का सोचो, लोगों का भला करो, किसी के मज़हब को हम क्यों छेड़ें, किसी के मसलक को हम क्यों छेड़ें। बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताइए। 12 रबी अव्वल के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है, क्या मकसद है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इन हालात में कि जब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक इस तरह का स्टेज तैयार करना कि जिसके ऊपर तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक जमा हो जाएं, मुमकिन ही नहीं था। और ये टाइम है 2010-11 का, जिस वक्त रोज़ाना मज़हब और फ़िरक़े की बुनियाद पे टारगेट किलिंग, धमाके, दहशतगर्दी, कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी चर्च में, उस वक्त हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके अंदर हमने बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के उलमा, पेशवा एक साथ जमा हो और आवाम जमा हो। हमने ऐलान किया 2010 में कि हम 13,000 चिराग रोशन करके, हिंदुस्तान ने जो रिकॉर्ड कायम किया चिराग रोशन करने का 12,135 चिराग, उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आतिशबाजी होगी। सब जमा हुए और दिन का इंतखाब किया शब 12 रबी अव्वल, क्योंकि सबसे बड़ी रात वही थी, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब थी। तमाम मसालिक के उलमा, तमाम मज़ाहिब के पेशवा सब मौजूद हुए, लोगों ने चिराग रोशन किया, मोहब्बत का पैगाम दिया, फेसबुक पे हर जगह सबने तस्वीरें लगाईं और एक मंजर था, अखबारों में आया, मीडिया ने दिखाया कि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। होते 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 वो प्रोग्राम आज 50,000 चिराग तक पहुँच चुका है। लाखों आशिकान मुस्तफ़ा शिरकत करते हैं। स्टेज पर मसीही कम्युनिटी के भी सरबराह होते हैं, हिंदू कम्युनिटी के भी रहनुमा होते हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशी, तमाम मसालिक, बोरी कम्युनिटी, सबके उलमा होते हैं। सब एक ही बात करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, सबके लिए रहमत बन के आए। तो एक अच्छा बयानिया जा रहा है, मोहब्बत का बयानिया जा रहा है, सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ये है। ईद उल अज़हा में भी देखा है कि आपकी टीम जो है एक बड़े पैमाने पर कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, ये सब आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? हर साल के देखें, अब हमने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि 2010 में जब हमने कुर्बानी शुरू की, हमारा मकसद ये था कि उस वक्त हम 10-12 ऊँट लाए कि 3 ऊँट देवबंदी आलिमुद्दीन नहर कर दे, 3 बरेलवी, 3 शिया, 3 अहले हदीस, और वो गोश्त जो है तमाम बस्तियों में बटे और एक इत्तेहाद की फ़िज़ा, मोहब्बत की फ़िज़ा नज़र आए और मुसलमान एक दूसरे का ज़बिया खा सकते हैं ना। तो जो भी अगर कोई नफ़रत का बयानिया फैला रहा है वो रद्द हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोहब्बत का पैगाम बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच चुका है कि मैं समझता हूँ कराची का जो सबसे खूबसूरत भी जानवर आता है, जिसके लिए टीवी पे चल रहा होता है कि जी फ़लाना बैल आ गया, लाल बैल आ गया जी, 35 लाख 40 लोग वो ख़रीदते हैं, कहते हैं ये लो ज़फ़र अब्बास काटना, मुस्तहिक़ीन को दे देना, मेरी इस्तात थी, मैंने ये जानवर लिया। अपने घर के बाहर नहीं खड़ा कर रहे। 70 सफ़ेद ऊँट उतर रहे हैं, बाकी तमाम कलरों के ऊँट उतर रहे हैं यहाँ पर, महंगे से महंगा जानवर उतर रहा है। हो क्या रहा है? 30 ऊँट बरेलवी आलिमुद्दीन, 30 देवबंदी, 30 शिया, 30 अहले हदीस, बाकी भी कौमी शख्सियात, और जो कुछ कट रहा है, नहर हो रहा है, वो सब गोश्त गरीबों में जा रहा है। फिर जो दर्जनों सैकड़ों गाय, बकरे, बैल, दुम्बे यहाँ, फिर थर में, फिर जहाँ जहाँ हो रही हो कुर्बानी, सब गरीबों के घर पे जा रहे हैं। एक 1 पॉइंट एजेंडा, जिस बस्ती में जा रहे हैं हर घर में दे रहे हैं। आपका दरवाज़ा नॉक किया, ये ले बहन 5 किलो गोश्त है। वो कह रही रुक जाओ भाई, हड्डी और वो चर्बी दे के जा रहे होगे। नहीं गोश्त है। लोगों को यकीन ही नहीं आता। हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को 3 दिन गोश्त की डिशें खिलाएं, उनको बताएं कोरमा क्या होता है गोश्त का, उनको बताएं गोश्त की बिरयानी क्या होती है, उनको बताएं गोश्त का टिक्का क्या होता है, गोश्त की जितनी डिशेज हैं खिलाओ ना अपने बच्चों को। कैसे खिला सकता है कोई आदमी जो 1000, 9000, 10,000 रुपये कमाता हो? आप लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, कराची वालों को, यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा लोगों के लिए यही पैगाम है कि अपने सगे बहन भाइयों को पूछें, और अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे किसी भी हवाले से कमज़ोर है तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें और उनको अपने लेवल पे लेकर। आप सब लोग मजबूत हैं, अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती जहाँ से आपका वास्ता है, आपके वालिदैन जहाँ पहले होते थे, उसका ख्याल रखें, वहाँ के लोगों को रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को टिकट दें, वो सारी सियासी पार्टियाँ, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियाँ या जो लोग भी इनको लाते हैं सियासतदानों को,
उन लोगों को मुंतखब करें जो हमारे जैसे इलाकों में रहते हैं, जो हमारी जैसा लिविंग स्टैंडर्ड, जिनको बी कैटेगरी मिडिल क्लास कहा जाता था, आज उनका नाम सफ़ेद पोश है। अगर वो इसी जगह से उठ के आएंगे, उनको सारे दर्द पता होंगे। एक ऐसा शख्स जिसका महीने का खर्चा ही 35 लाख रुपए हो, वो हमारा 16,000 या 18,000 या 50,000 महीने वाले का दर्द समझ सकता है? कभी भी नहीं समझ सकता। उनके कपड़ों के ब्रांड अलग, उनके खाने की डिशेज अलग, उनके खाने का स्टाइल अलग, उनका चम्मच पकड़ने का स्टाइल अलग। यार हमारी चीज़ें ही मैच नहीं करती। हमारा उनका साथ सिर्फ शारे फैसल तक है। हम एयरपोर्ट से निकलेंगे, मलिर से निकलेंगे, शारे फैसल, उस तरफ वो है, इस तरफ हम, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसको समझने की ज़रूरत। आइए अब ज़फ़र अब्बास के साथ चलते हैं और JDC की जानिब से जो डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है वहाँ का विज़िट करते हैं। जो JDC ने ऐलान किया 50 फ्री डायलिसिस सेंटर, जिस तरह लियाकताबाद में डायलिसिस सेंटर काम कर रहा है, गुलशन इकबाल में और औरंगी, कोरंगी, लियारी, हर जगह जो बन रहे हैं, इसी तरह से जैसे सरजानी टाउन में बना है, ये समनाबाद का सेंटर है। देखिए यहाँ फर्श डल रहा है, जहाँ एम्बुलेंसेस खड़ी होंगी। आए मैं आपको दिखाऊँ, मशीनें भी आ चुकी हैं डायलिसिस की। ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आए, ये सारे मरीजों के बेड आ गए, सब अभी अंदर जाएंगे। आए, कलर वगैरह का काम हो रहा है। आइए, ये सारे पाइप हैं जो RO प्लांट में लगेंगे, जो मरीज़ के जिस्म में पानी जाता है डायलिसिस के दौरान, ये उसके पाइप हैं। देखिए ये डायलिसिस की 5 मशीनें आई हैं जो इंपोर्ट हुई हैं, पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है, ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे मरीजों के अटेंडेंट बैठेंगे। हर इलाके में उसके अपने 600 मरीजों का डायलिसिस वहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आए, ये वो एरिया है जहाँ पर 5 मरीजों के बेड लगेंगे, 5 बेड लगेंगे और उसके अंदर महीने के 600 फ्री डायलिसिस होंगे। आइए, ये डॉक्टरों का रूम है जहाँ डॉक्टर बैठेंगे सारे। उसके अलावा ये यहाँ पर RO प्लांट लगेगा, वो जो मरीज़ के जिस्म में सारा पानी जाता है सारा, उसका ये हमारा स्टोर है। इसी तरह के कराची में 50 सेंटर्स बन रहे हैं, जिसमें से 12 से 13 ज़ेर तामीर हैं जहाँ काम चल रहा है। जो रेडी हो गए हैं वहाँ पर लोगों का फ्री डायलिसिस हो रहा है। हमारी कोशिश है सालाना 3.5 लाख मरीजों का फ्री डायलिसिस हो सके। उसके लिए हमने लोगों से अपील भी की है, हमें ज़कात दें, खैरात दें, इमदाद दें। जो ज़कात का पैसा है सिर्फ मुसलमान गरीब मरीजों पर इस्तेमाल होगा और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए अलग फ़ंड है और सादात के लिए अलग फ़ंड है।